कौन कौन सा ऐप है इसके पास? कोरा, अमेजन। ग्रीन कलर वाला ऐप कौन सा है? स्पॉटिफाई। 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 अच्छा, यस सर। आजकल तुम लोग ज्यादा टेक्निकल हो गया है, हमको नहीं मालूम। और ये तो शायद इन शॉर्ट का दिख रहा है आपको, रेड वाला। यस सर, शॉर्ट्स का है। हाँ, इन शॉर्ट्स का है, ये पता नहीं चल रहा शायद एमआई का शायद कुछ है। है। एमआई का? पता नहीं। ओके। फिर ऑप्शन दिखाइए ना एक बार। समझ में आ गया वो ऑप्शन कौन सा सही है? अच्छा, Yes. लास्ट में थोड़ा सा यहाँ पे एरर है, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस प्लस में होना चाहिए। 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊपर माइनस है, यहाँ प्लस है। अच्छा ऑप्शन है, काफी अच्छा सवाल ये। ऑप्शन के हिसाब से भी लोग ध्यान नहीं रखेंगे प्लस माइनस का। आ गया? शायद आ गया। शायद आ गया, तो शायद एक्सप्लेन करो। सर, हर तरह का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस और इंटरेक्शंस को निगलेक्ट करके देखना है, तो हाँ, हमको लग रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी को निगलेक्ट कर देना होगा। पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट कर देना होगा? बहुत ज्यादा हाई फाई बात कर रहा है। सर मेरा एक डाउट था इसमें बोलो। कि अगर बोल रहा है कि बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब अगर बोर एटॉमिक थ्योरी से बात कर रहा है, तो हाँ, उसमें हमेशा हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज देखते हैं, तो ठीक उसमें है। कि ऐसे भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंटरेक्शन नहीं होगा। हाँ, तो उसमें हम लोग तो अगर ये जैसे, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है क्या? नहीं ये नहीं है, तो इसके लिए बोर्स मॉडल एप्लीकेबल होगा क्या? तो हमको लग रहा है शायद कि इसका जो दो इलेक्ट्रॉन पे बोर्स मॉडल अप्लाई करेंगे, और फिर उस, क्योंकि हम लोग को एक इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, तो दूसरा वाला को का भी एनर्जी इसको दे देंगे तो डबल हो जाएगा शायद। मतलब ठीक है, और थोड़ा बहुत लॉजिक ठीक ठीक लगा। पहले ये क्योंकि बताओ, इसका क्या मतलब है? बोर ऑर्बिट मतलब एन बता रहा है शायद, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे नाम ध्यान रखना है। n = 1 को हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं, या फर्स्ट शेल बोलते हैं, या के शेल बोलते हैं, या ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, या उसको बोर ऑर्बिट भी बोला जाता है। n = 1 का जिसका रेडियस 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉम होता है, दैट इज कॉल्ड एज बोर्स ऑर्बिट। ये बहुत स्टैंडर्ड टर्म है जो मालूम होना चाहिए अपने को एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखना होता है वैल्यू। अच्छा, अनूप तुमको शायद ये ध्यान नहीं होगा, बट ये चार वैल्यूज याद रखना। बाकी लोगों को तो हम पहले भी सेशन दे रखे हैं। ये हाँ चार सर वैल्यूज याद है याद, हमको। हाँ ठीक है, याद रखना ही रखना है इसको। तो जैसे दिख रहा है कि n = 1 में एनर्जी -13.6 है। फिर बोला है द टोटल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ हाइपोथेटिकल हीलियम एटम। हीलियम एटम में तो दो इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब बोर्स मॉडल नॉर्मली अप्लाई नहीं होना चाहिए।
इन विच देर आर नो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और इंट्रैक्शन। तो जैसे एक चीज सोच के देखो कि बोर्स मॉडल मॉडल मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्यों नहीं अप्लाई हो पाता है, क्या दिक्कत है? तो उसमें यही सब फैक्टर आता है, Repulsion. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन या इंट्रैक्शन, जो जेड इफेक्टिव फॉर्मेट में हम लोग कंसिडर करते हैं। तो हम लोग एनर्जी वाले पार्ट को, शायद याद होगा, हम लोग एन प्लस एल रूल से रिलेट करते हैं। मतलब हम लोग रिलेटिव एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कोई मेजर नहीं कर पाया है, बट रिलेटिव मेजरमेंट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एन प्लस एल रूल से। तो अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं हुआ, मतलब एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन एक सिंगल सिंगल इंडिपेंडेंट एंटिटी के जैसा बिहेव करेगा, तो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में, बोर्स ऑर्बिट बोला, मतलब ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग। हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसके लिए एनर्जी वाला पार्ट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर वही इलेक्ट्रॉन हीलियम के लिए होता तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एन वाला पार्ट कितना है ग्राउंड स्टेट पे, 1 के बराबर, तो जेड स्क्वायर मतलब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो -13.6 इंटू 4 कर दिया। इसके बाद क्योंकि हीलियम एटम हम लोग का सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है, बट उसके सारे इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल इंडिपेंडेंट स्पीसीज के जैसा बिहेव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एब्सेंट होने की वजह से। इसका मतलब इंटू 2 कर दिया, तो 13.6 इंटू 4, 13 चौको 52, 54.4 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंटू 2 करेंगे तो वहाँ से 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आराम से निकल के आ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का इसमें कोई रोल नहीं, वो सिंपल सवाल एक्चुअल में, मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज का सवाल है। उसमें हाइपोथेटिकल डाल दिया तो तुम लोग हाइपोथेटिकल हो जाता है। कभी कभी सवाल एकदम सिंपल, मतलब इसीलिए बोलिए एडवांस का सवाल है। जब सवाल को एकदम सिंपलिस्टिक लेवल पे लेके चला जाता है तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है कि इसमें एक्स्ट्रा क्या सोच सकते हैं, एक्स्ट्रा क्या सोच सकते हैं। एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, जो सोच रखा है बस उन्हीं चीज को थोड़ा डिसोसिएट करके देखना, सारे स्टेटमेंट को डिसोसिएट करके देखना, सर ये अपने आप इंटू टू समझ वाला में। एक बार अच्छा से समझाइए ना। इंटू टू वाला पार्ट, जैसे मान लो कि अगर हम लोग जैसे सवाल को थोड़ा चेंज करते हैं कि हाइड्रोजन एटम के बोर्स ऑर्बिट का मतलब n = 1 का, बोर्स ऑर्बिट का मतलब ही ध्यान रखना, n = 1 का एनर्जी वाला पार्ट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस केस में हीलियम प्लस आयन का n = 1 का एनर्जी कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटू 4। तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर करेंगे, एन का वैल्यू तो 1 के बराबर है, काम का नहीं रहा, Yes. और यहाँ 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया। तो अगर हीलियम आयन होता जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट स्पीसीज की जैसा रहता, तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू आता। बट ऐसा बोला है यहाँ पे कि हीलियम आयन नहीं है, एक हीलियम का हाइपोथेटिकल एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के बीच का कोई रिपल्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन की वजह से ही उसकी एनर्जी में वेरिएशन होगा। अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसको कोई रिपल्शन नहीं मिल रहा तो ठीक है, इंडिपेंडेंट है। बट जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसको रिपल्शन का फैक्टर मिलना शुरू हो जाता है। तो जब रिपल्शन का फैक्टर मिलना शुरू हो गया, और इसमें कोई ऐसा बोल सकता है कि सर हो सकता है ना कि अलग अलग अट्रैक्शन फोर्स हो, तो अगर हीलियम एटम लेके चले तो उसके न्यूक्लियस के जस्ट बाहर 1s में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जितना अट्रैक्शन एक को मिलेगा उतना ही दूसरे को मिलेगा, ये बिल्कुल फिक्स है। तो अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग हटा भी दे तो भी हम लोगों का एग्जैक्टली उसी टाइप का इंट्रैक्शन रहना चाहिए। और थोड़ा हाइपोथेटिकल वर्ड यूज किया है, तो उसमें जैसे कोई एक सवाल और इसमें ऐड कर सकता है कि सर जब हम एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो रेडियस तो घट जाएगा, बट रेडियस क्यों घटता था, पॉइंट ये है। तो रेडियस जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से घट रहा था। जेड इफेक्टिव क्यों बढ़ा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन घट गया था। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन शुरू से नेगलेक्ट करके चल रहे हैं, इसका मतलब इनिशियली ही हम लोग का ये ऑर्बिट वाला पार्ट छोटा होना चाहिए विदाउट द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो कोई एक एटम हाइपोथेटिकल एग्जिस्ट कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन में थोड़ा दूर चले गए इलेक्ट्रॉन, बट अगर रिपल्शन नहीं है तो न्यूक्लियस के जितना क्लोज आ सकता है, वो क्योंकि रोटेशन करना है तो थोड़ा दूर रहेगा, बट जितना क्लोज आ सकता है रह रहा है वहां पे। अब इसमें अगर हम लोग केवल एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 इंटू 4 के बराबर है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन करें तो टोटल एनर्जी यहाँ बोला है, द टोटल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के लिए -54.4। तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा जो सिमिलर टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है, सिमिलर टाइप के वैल्यू शो कर रहा है विदाउट एनी रिडक्शन इन एनी वैल्यू, तब उस केस में बस डबल कर दे रहा है वहाँ पे वैल्यू को। समझ आया कि फिर से एक्सप्लेन करना है? समझ गया सर। अच्छा सवाल है बेसिकली, मतलब हमको काफी अच्छा सवाल लगा, सिंपल लैंग्वेज था और सिंपल सोचना था, मुझे ज्यादा हाई फाई नहीं सोचना था।
एक और जब टोटल एनर्जी बोलेगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट मत करना, पोटेंशियल एनर्जी का ज्यादा कोई सेंस इसमें नहीं बनता है मेरे हिसाब से, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। मैं सबको सवाल समझ में आया? आदित्य, पीयूष, अद्वय, ज्योत्सना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes. अच्छा, आज हम तो 17 का पार्ट सी। 17 का पार्ट सी, ये यस सर। आ, इसमें मतलब 3 जगह मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, तो हाँ, फिर हम लोग NN2 ट्राई मिथाइल क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते ये तो हमको नहीं मालूम। नहीं लिखते हैं ये हमको मालूम है। एन एन डाई मिथाइल लिखेंगे और यहाँ पे 2 मिथाइल लिखेंगे। वैसे क्यों नहीं लिख सकते हैं? ना, कोई लॉजिक नहीं है, बस नहीं लिखा जाता है, ये हमको मालूम है। एन एन डाई मिथाइल लिखते हैं और यहाँ पे मिथाइल अलग से लिखा करते हैं, ये चीज़ पता है। हम आज तक कभी सोचे नहीं ऐसा कि एन एन ऐसा एन कॉमा एन और उसके बाद 2 ऐसा लिख दिया। तो एन कॉमा एन कॉमा 2, किस कौन सा नंबर को पहले डालेंगे ये नहीं पता चलेगा इसमें। यार मतलब ऐसे, जैसे एक चीज है कि गलत तो नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि अब मान लो कि NN2 है तो ट्राई मिथाइल का मतलब 3 मिथाइल ग्रुप है। खैर ये चीज है कि अगर हम लोग मिथाइल की जगह कोई दूसरा ग्रुप डाल दे तो वैसे भी नाम चेंज हो जाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मतलब डालने में एक्चुअल में कोई गलती हमको तो नहीं दिख रहा। अगर मान लो कि यहाँ पे यहाँ इथाइल होता तो N इथाइल अलग लिखते हैं हम लोग, और उसके अलावा हम लोग फिर N, 2 डाई मिथाइल ऐसा लिख देते हैं, तो भी कोई गलत नहीं है। मतलब एक्चुअल में लिखने में कोई गलती तो हमको नहीं दिख रहा, बट ऐसा लिखा नहीं जाता है तो इसलिए हम लोग नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, हम आज तक ठीक है देखे भी सर। नहीं ऐसा नोमेनक्लेचर, तो बस मान लेना कि ऐसा नहीं लिखना है। नोमेनक्लेचर का रूल है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा है तो बस ऐसा ही है। ठीक है, और कोई डाउट? अच्छा सवाल है वैसे, ये पूछेंगे हम दूसरे बैच में। और कोई डाउट? सर फिर तो नोमेनक्लेचर में से हम लोग हर क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं लिख सकते। यार नहीं, ऐसा क्यों नहीं लिख सकते का पीछे रीजन है। रूल्स जब बनाए गए हैं तो कुछ सोच समझ के रूल्स बनाए गए हैं, ऐसा नहीं कि रूल्स रैंडमली बना दिया गया है। बट कुछ तो बात होगा, डेफिनेटली कुछ तो बात होगा जिसमें जिसके पीछे ऐसा है। क्योंकि जैसे ये कंसर्न अगर आया है तो किसी न किसी के दिमाग में आया होगा कि ऐसा क्यों नहीं लिख रहा है, जिसमें कुछ गलती भी नहीं दिखाई दे रहा, तो कुछ डेफिनेटली कंसर्न होगा उसमें, ऑब्वियस सी बात है। और कोई डाउट? बोलो जल्दी, बुकलेट में और कोई डाउट? एक ही डाउट था? तो चलो। क्या? 5-6 क्वेश्चन दिए ही थे होमवर्क में। ओके ओके, चलो तो फिर हम लोग साइक्लिक कंपाउंड वाले पार्ट पे आते हैं। ऑल्दो जैसे साइक्लिक कंपाउंड वाले पार्ट को हम लोग को डिस्कशन करना है, बहुत सारी चीज़ हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं तो अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें। एक तो सबसे पहला चीज़ ये है साइक्लिक कंपाउंड में कि साइक्लिक कंपाउंड वाले पार्ट में मान लो ऐसे एक ये पेरेंट चेन वाला पार्ट या कार्बन चेन का रिंग दे रखा है, तो हो सकता है कि केवल रिंग हो या हो सकता है एक साइड चेन प्रेजेंट हो, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लो कि हम लोगों का रिंग और साइड चेन दोनों प्रेजेंट है, तो हम लोग को ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम लोगों का पेरेंट चेन कौन सा होगा। और पेरेंट चेन में दो पॉसिबिलिटी है, आइदर ये साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन हो जाए या फिर ये रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन हो जाए। मतलब ये दो सिनेरियो होगा जो हम लोग को ध्यान रखना होता है। तो अगर रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन है तो उसके हिसाब से काम करेंगे, रिंग में कितने कार्बन उसको काउंट करते हुए काम करेंगे। अगर साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन है तो जैसा अभी तक नोमेनक्लेचर कर रहे थे वैसा ही करेंगे, और फिर हम लोग इस रिंग वाले पार्ट को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हुए काम करेंगे। मतलब नॉर्मल सा सिनेरियो है। पॉइंट ये होता है सबसे पहला कि हम लोग जब सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन करते हैं तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन वाले पार्ट में हम लोग क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो जैसे अभी तक जो चीज़ें बताई थी तुम लोगों को फंक्शनल ग्रुप तक में, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे है। मतलब सबसे पहले हम लोग हायर नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। और हायर नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप देखने का मतलब है कि हम लोग ये चेक करेंगे कि
मेन फंक्शनल ग्रुप ज्यादा नंबर में किस पार्ट से अटैच्ड है, साइड चेन से अटैच्ड है या फिर पेरेंट ये रिंग वाले पार्ट से अटैच्ड है। अगर इससे काम नहीं हो पा रहा, बराबर है या फिर नहीं है, तो फिर हम लोग इसके बाद अनसैचुरेशन वाले पार्ट पे जाएंगे। अनसैचुरेशन वाले पार्ट में भी साइड चेन में ज्यादा अनसैचुरेशन है कि रिंग वाले पार्ट में ज्यादा अनसैचुरेशन है, इस तरह का चीज देखेंगे हम लोग। अगर इससे काम नहीं हो पाएगा तो फिर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर जाएंगे, जैसे हम लोग एक नॉर्मल पेरेंट चेन सेलेक्ट करते थे फंक्शनल ग्रुप के केस में, उसी टाइप से हम लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर जाएंगे। अगर हम लोग का साइड चेन वाले नंबर पार्ट पे जा, सिग्निफिकेंट। क्या बोल रहे हैं, अगर हम लोग का नंबर ऑफ कार्बन चेन सेम है एग्जैक्टली तो जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन साइड चेन में ज्यादा है तो साइड चेन पेरेंट चेन होगा, अगर रिंग में ज्यादा है तो रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन होगा। और ये भी अगर सेम रह गया तो फिर हम लोग नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट पे जाएंगे। अच्छा यही बोल रहा था। तो बेसिकली हम लोग यही चार चीज फॉलो करते हुए काम करते हैं। ये चीज अगर खत्म हो गया तो फिर हम लोग लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, मतलब पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट, सॉरी पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट, पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये चीज देखेंगे। ये चीज भी अगर खत्म हो गया तो उसके बाद फिर हम लोग आराम से लास्टली अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले पार्ट की बात कर सकते हैं। तो जैसे मेन फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहा तो उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं आएगा। अनसैचुरेशन में अल्कीन अल्काइन हो सकता है, बट रिंग में हम लोगों को मैक्सिमम 6 मेंबर रिंग में वेरिएशन देखना है, हम लोगों को 10 मेंबर रिंग में वेरिएशन नहीं देखना है। अगर हम लोग का एक सिंपल 10 मेंबर रिंग है तो नोमेनक्लेचर में इसको यूज करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें हम वेरिएशंस पुट अप नहीं करते हैं, जितने भी वेरिएशंस है नोमेनक्लेचर में वो सारा का सारा 6 मेंबर रिंग में ही डाला जाता है, तो बहुत बड़ा स्कोप नहीं है अपने पास साइक्लिक रिंग में, तो इसीलिए हम लोग का ये चीज़ बहुत आसान हो जाता है। तो इसमें अनसैचुरेशन वाले पार्ट में हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड बन नहीं सकते, ये तुम लोग क्लास में बताया था कि रिंग में sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम लोग कभी भी ट्रिपल बॉन्ड वाले पार्ट का फॉर्मेशन नहीं करा सकते रिंग में। तो अनसैचुरेशन जब भी होगा तो अल्कीन ही होगा। साइड चेन में हो सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड हो, तो साइड चेन में अगर ट्रिपल बॉन्ड है और रिंग वाले पार्ट में डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियस सी बात है इन वाले पार्ट को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा एज कम्पेयर टू आइन। तो हम लोग पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट, अनसैचुरेशन वाले पार्ट, इन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे तो डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट को। ये अपने पेरेंट चेन को सिलेक्ट करने का तरीका है। बट अभी तक ये पॉइंट मेंशन किया कि साइड चेन में ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है या साइड चेन में ज्यादा अनसैचुरेशन है या साइड चेन में ज्यादा कार्बन है या साइड चेन में ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, तो साइड चेन पेरेंट चेन होगा। अगर ये सब नंबर ज्यादा या इक्वल हुआ रिंग के अंदर, ठीक है, ये चारों के चारों नंबर्स अगर रिंग के अंदर ज्यादा या इक्वल हुआ तो इन दोनों सिनेरियो में हम लोग का रिंग वाला पार्ट एज अ पेरेंट चेन एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ऐसा लिख सकते हैं, इफ इक्वल या इफ मोर पहले लिख देते हैं, इफ मोर और इक्वल इन रिंग्स, तब इस केस में हम लोग का रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन बनेगा, रिंग विल बी द पेरेंट चेन। और रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन तो बनेगा ही बनेगा, बट इसके बाद बाकी सिनेरियो में हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि चलो ठीक है बाकी सिनेरियो में हम लोग का साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन बनेगा। रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन तो बनेगा ही बनेगा, तुरंत हम लोग साइड चेन वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करते हुए काम कर सकते हैं, जो एक नॉर्मल हम लोग का रूल्स था एग्जैक्टली उसी के हिसाब से काम करना है। कुछ कुछ रूल्स का मॉडिफिकेशन है यहाँ पे, जैसे कुछ स्पेसिफिक रूल्स है रिंग्स को लेकर के। जैसे अगर मान लो 2 रिंग है तो 2 रिंग वाले पार्ट में अगर 2 रिंग आपस में अटैच्ड है ऐसा, तब उस केस में हम लोग ये देखेंगे कि कौन से रिंग में हम लोग को ज़्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप मिल रहा, कौन से रिंग में हम लोग को ज़्यादा अनसैचुरेशन मिल रहा, कौन से रिंग में ज़्यादा कार्बन है, कौन से रिंग में ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। तो उसके हिसाब से ये अपना पेरेंट चेन बन जाएगा और ये रिंग वाला पार्ट अपना सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। एक इस तरह का भी सिनेरियो है। बट एक और सिनेरियो है इसमें, अगर मान लो ऐसा सिनेरियो रहा कि अगर हम लोगों का 2 रिंग वाला पार्ट एक पेरेंट चेन से अटैच्ड है, तो इस केस में ये पेरेंट चेन वाला पार्ट अपना, सॉरी ये जो साइड चेन वाला पार्ट है ये अपना पेरेंट चेन बन जाता है। रिंग के साइज से फिर मतलब नहीं रहता है कि अगर 2 रिंग वाला पार्ट हम लोगों का एक साइड चेन से अटैच्ड है तो ये साइड चेन वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन बनेगा, गिवन कंडीशन फंक्शनल ग्रुप या अनसैचुरेशन हम लोग के रिंग में एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट या अनसैचुरेशन वाला पार्ट रिंग में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तब जा करके हम लोग इस पार्ट को आराम से पेरेंट चेन के जैसा बना सकते हैं। तो इस तरह का एक सिनेरियो हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। और इसी में एक और इस तरह का सिनेरियो भी होता है, मान लो ऐसा कंपाउंड दे रखा, तो इसमें क्या करें, तो इसमें जो डबल बॉन्ड है
अब पेरेंट चेन क्या हो सकता है? तो पेरेंट चेन आइदर ये साइड चेन हो सकता है या एक रिंग हो सकता है। ये डबल बॉन्ड ना साइड चेन में जा रहा ना पेरेंट चेन में आ रहा, अल्काइलिडीन टाइप का स्ट्रक्चर है। तो इस डबल बॉन्ड को नेग्लेक्ट करते हुए जो पेरेंट चेन को सेलेक्ट करने का तरीका होता है, अभी तक जो बोला, मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, ये सब चीजें। तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए पेरेंट चेन डिसाइड करो, और जैसे ही पेरेंट चेन डिसाइड हो गया, जैसे इस केस में ऊपर वाला पार्ट पेरेंट चेन होगा क्योंकि ज्यादा कार्बन है, पेरेंट चेन डिसाइड हो गया तो ये साइड चेन वाला पार्ट अपना सब्स्टिट्यूएंट के जैसा बिहेव कर रहा होगा। और जब भी कभी डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर हम लोग का कोई सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हम लोग वर्ड अल्काइलिडीन यूज किया करते हैं, अल्काइलिडीन। तो इस केस में आप जैसे अल्काइलिडीन लिखना अगर यहाँ पे, तो 3 का कार्बन चेन है, 3 के कार्बन चेन वाले पार्ट के लिए हम लोग साइक्लो प्रोपाइलिडीन वर्ड यूज करेंगे, ये लिखने का एक तरीका होगा। तो ये 3 सिनेरियो एक्स्ट्रा आएगा जहाँ पे 2 रिंग आपस में डायरेक्टली अटैच्ड हो। और डायरेक्टली अटैच्ड होने का मतलब है कि 2 रिंग्स वाले पार्ट आपस में एक बॉन्ड बना रखे हो, दोनों रिंग एक ही कार्बन से नहीं बन रखे, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। इस चीज को हम लोग एस्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं, ये अलग चीज है। ये भी स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। बाईसाइक्लो कंपाउंड मतलब कॉमन कार्बन नहीं होना चाहिए दोनों रिंग में, दोनों रिंग के कार्बन अलग अलग है और दोनों रिंग से केवल एक बॉन्ड बन रखा है। इस तरह का 3 सिनेरियो हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग ये क्या बोलते हैं, बेंजीन वाले नोमेनक्लेचर पे आएंगे। तो रूल्स का थोड़ा ध्यान रखना, सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप, फिर अनसैचुरेशन, फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर सब्स्टिट्यूएंट। अगर ये 4 चीज फॉलो कर रहे हैं हम लोग, तो रिंग में अगर ज्यादा या इक्वल ये 4 चीजें रही, मतलब उस ऑर्डर में ध्यान रखना है अपने को, तो रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन बनेगा। और अगर साइड चेन में चीज ज्यादा रहा तो साइड चेन वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन बनेगा। और फिर हम लोग रिंग वाले पार्ट को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, सबसे पहला चीज। उसके बाद हम लोगों का मेन पार्ट शुरू होता है नंबरिंग वाले पार्ट से। नंबरिंग वाले पार्ट में एक छोटा सा कंफ्यूजन हमको रहता है, बट हम ऐसा कहीं कोई रूल नहीं देखे क्योंकि हम लोग का स्कोप काफी छोटा है, तो इसलिए हम उसमें दिमाग लगाने की कोशिश भी नहीं किया। जैसे नंबरिंग वाले पार्ट में हम लोगों का अलग अलग जगह अलग अलग टाइप का रूल्स मेंशन कर रखा है, तो सबको एक जगह हम लोग ये वो नहीं कर सकते, कंसोलिडेट नहीं कर पाते। बट हमको जो चीज़ समझ में आया नंबरिंग वाले पार्ट में सारे एग्जांपल्स को देख करके, उसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप को हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, ये बिल्कुल फिक्स है। अब वो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो या नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे मान लो ये OH है, तो OH वाला पार्ट नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। OH जिस कार्बन से अटैच्ड होगा ये अपना कार्बन नंबर 1 बनेगा, अगर ये OH वाला पार्ट मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ तो। सिमिलर टाइप से अगर हम लोगों का कोई चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो इस कार्बन को चेन का पार्ट बना नहीं सकते, मतलब कार्बन चेन ऐसा नहीं ले सकते हम लोग। कार्बन चेन आइदर हम लोग रिंग लेंगे या साइड चेन लेंगे। तो हम लोगों का कार्बन चेन वाला पार्ट, जो पेरेंट चेन वाला पार्ट है, वो रिंग ही होगा। तब उस केस में हम लोग इसके कार्बन को अगर पेरेंट चेन का पार्ट नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब CHO का हम लोग नाम अल नहीं लिखेंगे इसमें। कार्बन को अगर हम लोग कार्बन चेन का पार्ट नहीं मान रहे हैं तो कंप्लीट नाम वाले पार्ट को हम लोग कार्बल्डिहाइड वर्ड यूज किया करेंगे। पहले ही बोला था कि ये सब नाम कार्बल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट, इस सब नाम को हम लोग आगे यूज करने वाले साइक्लिक कंपाउंड में। तो जिस कार्बन से ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा वही अपना कार्बन नंबर 1 बनेगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो नंबरिंग वाले पार्ट में हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद अनसैचुरेशन वाले पार्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट को देखेंगे। बट यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट होता है। जैसे मान लो एक चीज तो ये सिनेरियो है कि एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर से ज्यादा दो से ज्यादा रहा तभी इस चीज को अप्लाई करना। दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, या फिर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दो से ज्यादा अनसैचुरेशन है, या फिर अनसैचुरेशन का मतलब जो डबल बॉन्ड वाला पार्ट ये चीज है, या फिर दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। तो इन केसेस में जब 3 या 3 से ज्यादा केवल फंक्शनल ग्रुप, केवल अनसैचुरेशन, केवल सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट हो, तो इस सिनेरियो में हम लोग लोएस्ट सेट ऑफ लो कंट्रोल अप्लाई करते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं आराम से, इफ फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी में है, फंक्शनल ग्रुप होगा तब ये चीज अप्लाई करना है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं हुआ तो फिर हम लोग अनसैचुरेशन वाले पार्ट पे जाएंगे। और अनसैचुरेशन 6 मेंबर रिंग तक में 3 नॉर्मली नहीं हो सकता है, तो अगर फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड नहीं हो रहा तो हम लोग को आगे अगर तीनों चीजें मान लो फंक्शनल ग्रुप भी एग्जिस्ट कर रहा है और सब्स्टिट्यूएंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, तब उस केस में पहले और पहले पाव वाला चीज है, मतलब पहले जिस साइड से जाने पे पहले हम लोग का नंबर मिल जाएगा, हम लोग उस रूल को फॉलो करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर केवल सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो लोएस्ट सेट ऑफ लो कंट्रोल अप्लाई करेंगे। बट अगर कॉम्बिनेशन हुआ तो उस केस में लोएस्ट सेट ऑफ लो कंट्रोल अप्लाई नहीं करेंगे, प्रायोरिटी वाले पार्ट के हिसाब से काम करेंगे। और प्रायोरिटी में एक बार फंक्शनल ग्रुप अगर दिख गया
तो उसके बाद जिस साइड से जाने पे हम लोग को पहले अनसैचुरेशन मिले या फिर पहले सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट अगर अनसैचुरेशन नहीं है तो इस तरीके का हम लोग प्रायोरिटी फॉलो करते हुए काम करते हैं। खैर हम यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट केवल लिख रहे हैं, प्रायोरिटी जो है वो हम लोग ऐसा ही चलेगा, फंक्शनल ग्रुप को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है नंबरिंग में, फिर उसके बाद अनसैचुरेशन वाले पार्ट को, और अनसैचुरेशन वाले पार्ट के बाद फिर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे। और ऐसा मेंशन कर सकते हैं, इफ ओनली फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, तो इस केस में लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। और ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे अगर मान लो 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से मोस्टली डिसाइड हो जाएगा कि हम लोग का नंबरिंग किस साइड से शुरू करना होता है। अगर उससे डिसाइड, इसलिए इसको हम लोग रूल में लिख नहीं सकते, इसलिए हर जगह पे बहुत अलग अलग टाइप का रूल दे रखा होता है, तो इसलिए भी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप 2 से ज़्यादा रहा तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करो, बट अगर उससे हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम लोग जिस साइड से जाने पे हम लोग को पहले डबल बॉन्ड मिल रहा है ये देखेंगे, क्योंकि हम लोग का 3 से ज़्यादा डबल बॉन्ड नहीं होगा। और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो हो भी नहीं सकता, अगर अनसैचुरेशन नहीं है तो ये देखेंगे कि किस साइड से जाने पे सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल रहा है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई नहीं करेंगे। बट अगर मान लो केवल फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड होने के चांसेस है तो हम लोग लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल वाला पार्ट आराम से अप्लाई करके काम कर सकते हैं। एक ये पॉसिबिलिटी है जो ध्यान रखना है। केवल अनसैचुरेशन हुआ तब भी उस केस में ऐसा मेंशन कर सकते हैं, केवल अनसैचुरेशन का मतलब कि अनसैचुरेशन के बाद सब्स्टिट्यूएंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए। तब भी उस केस में हम लोग पहले लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करेंगे। अगर इससे डिसाइड नहीं हो पा रहा तो सब्स्टिट्यूएंट में जिस साइड से जाने पे पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा हो, और अगर हम लोगों का केवल सब्स्टिट्यूएंट हुआ तब भी इस केस में हम लोग लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल पहले अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आराम से अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले पार्ट पे जा सकते हैं। तो जो अभी तक जो पढ़ा है ऑलमोस्ट सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, बट इस पार्ट का थोड़ा ध्यान रखना, इस तरह के पार्ट को हम लोग ध्यान रखते हैं जहाँ पे अगर तीनों का कॉम्बिनेशन आ गया तो सवाल कैसे सॉल्व करना होता है। दूसरा एक और चीज़ थोड़ा ध्यान रखना होता है, जैसे स्पेसिफिकली अनसैचुरेशन वाले पार्ट में, जैसे मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो कंपाउंड वाले पार्ट में अगर हम लोग के पास ये एक डबल बॉन्ड वाला पार्ट का एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर दे रखा, तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग के पास किस तरीके से नोमेनक्लेचर करने का ऑप्शन है इसी की बात कर रहे हैं केवल। एक दो, एक दो, तीन चार, हाँ ठीक है, 4 पॉसिबिलिटीज है, वो चारों पॉसिबिलिटीज हम डिस्कस कर रहे हैं तुम लोगों के सामने कि हम लोग एग्जैक्टली किस तरीके से नोमेनक्लेचर वाले पार्ट को कंसिडर कर सकते हैं, नंबरिंग करते वक्त क्या क्या करना है। ठीक है, केवल नंबरिंग वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। जब भी नंबरिंग करेंगे हम लोग तो लोअर सेट ऑफ लोकेंट रूल जब रिंग में आएगा तो उस केस में हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, डबल बॉन्ड को पहले घेरना होता है। घेरने का मतलब अगर हम लोग कार्बन नंबर 1 इस कार्बन को दे रहे हैं तो हमेशा कार्बन नंबर 2 उसी पाई बॉन्ड वाले दूसरे कार्बन को देना होगा, ये एक रूल का ध्यान रखना है। अगर कार्बन नंबर इसको दिया 1 तो दूसरा इसको देंगे, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि 1 के बाद 2 3 4 5 6, तो उसमें क्या होगा कि 1 नंबर पे भी पाई बॉन्ड मिल रहा है और 6 नंबर पे भी सेम ही पाई बॉन्ड मिल रहा है। तो इसलिए ऐसा रूल बोला गया है कि अगर हम लोग कोई भी एक कार्बन को कार्बन नंबर 1 बोलते हैं पाई बॉन्ड वाले, तो हमेशा उसी पाई बॉन्ड वाले दूसरे कार्बन को कार्बन नंबर 2 बोलेंगे, हमेशा उसी को दूसरे को कार्बन नंबर 2 बोलेंगे। तो कार्बन नंबर 1 के बाद कार्बन नंबर 2 यही होगा, या 1 के बाद 2 नंबर यही होगा। तो एक नंबरिंग की पॉसिबिलिटी है, 1 के बाद 2, उसके बाद 3 4 5 6, एक एक चेन की पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरा 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग कर सकते हैं। या फिर ऊपर वाले में दोनों पॉसिबिलिटी कंसिडर कर चुके हैं कि 1 नंबर एक कार्बन का 1 नंबर दूसरे कार्बन को, तो अब नीचे वाले पार्ट में 1 2 3 4 5 6, या फिर एक ये पॉसिबिलिटी भी कंसिडर कर सकते हैं 5 6। ये टोटल मिला के 4 डिफरेंट पॉसिबल तरीके हैं जिसके हिसाब से हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग कौन सा फॉलो होगा तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करके देखेंगे। वैसे एक चीज दिख रहा है तुम लोगों को, कंपाउंड सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल है तो ऊपर से नंबरिंग करो नीचे से नंबरिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक चीज है कि जैसे मान लो कि हम बोले कि ये 4 में चाहे नीचे वाले पाई बॉन्ड से नंबरिंग करे चाहे ऊपर वाले से, सेम चीज दिखेगा, बट फिर भी एक ही पाई बॉन्ड में भी 2 पॉसिबिलिटी है, उसमें कौन सा सही है। तो ऊपर वाले नंबरिंग में यहाँ पे 1+3 का पोजीशन आ रहा मतलब 4 नंबर, जबकि दूसरे वाले में जा रहा है तो 1+5 आ रहा मतलब 6 नंबर। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल इस चीज को वैलिडेट कर रहा है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो सेम टाइप से हम लोग का 1+3 मतलब ये तरीका सही है और लास्ट तरीका एकदम गलत है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल था तो ये दोनों सेम चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कंपाउंड एग्जैक्टली सेम। मान लीजिए जो तीसरा कंपाउंड है, इस कंपाउंड को
जो ऐसा दे रखा इसको ऐसा घुमा दिया। जब इसको ऐसा घुमा देंगे तो सेम ही चीज है, नीचे वाला कार्बन ऊपर चला गया, ऊपर वाला कार्बन 4 नंबर नीचे आ गया, बाकी सारा चीज एक्जैक्टली सेम है। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग इसको ऐसा रोटेट कर दिया, फ्लिप कर दिया, तो अपना सेम काम हो जा रहा है। तो नंबरिंग इधर से किया उधर से किया, कोई दिक्कत नहीं है, बस इस तरीके का नंबरिंग हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। डबल बॉन्ड में पहले पाई बॉन्ड को घेरना होता है, कवर करना होता है, तब उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। तो इस एक चीज का थोड़ा रूल्स में ध्यान रखना। बाकी हमको लगता है कि जैसे जैसे एग्जाम्पल्स वाले पार्ट को पुटअप करते जाएंगे तो एग्जाम्पल्स वाले पार्ट के हिसाब से रूल्स वापस से रिमाइंड कराते चले जाएंगे। तो इसमें कोई रूल्स लिखने लायक मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, मतलब हर एक जगह पे अलग अलग पार्ट में उसको डिसोसिएट करके दे रखा होता है। जैसे तुम्हें भी बुकलेट में देखना, उसमें दे रखा है नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड वाले पार्ट में केवल उसमें सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है, तो केवल सब्स्टिट्यूएंट है तो आसान चीज होता है। बट तीनों का कॉम्बिनेशन में जो रूल है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है, तो सवाल कभी हम देखे तो नहीं ऐसा, बट रूल्स का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना। कुछ कुछ एग्जांपल्स अच्छे अच्छे हैं जो याद रखना होता है एक तरीके से केसेस पे, तो उन सब चीज़ों को आराम से कराते चले जाएंगे। जैसे कुछ सिंपल एग्जांपल्स है। हाँ, एक रूल वाले पार्ट में ये चीज़ तो बाय डिफॉल्ट है, सबसे पहले लेक्चर में मेंशन किया था कि अगर हम लोग का 3 मेंबर्ड कार्बन चेन है तो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट प्रोपेन होना चाहिए, लेकिन इसमें क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो हम लोग प्राइमरी सफिक्स लगा देंगे। तो अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो सफिक्स लगाया, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, साइक्लोप्रोपेन नोमेनक्लेचर हो जाएगा सबसे पहला कंपाउंड। मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा, तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में एक डबल बॉन्ड है। अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो उसका पोजीशन दो या ना दो कोई दिक्कत नहीं, वो पाई बॉन्ड ऐसा घूम हम लोग इधर उधर कंपाउंड को घुमा सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में साइक्लो क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, 4 का कार्बन चेन मतलब ब्यूट, और एक डबल बॉन्ड है तो साइक्लोब्यूटीन बोल सकते हैं। पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी अंडरस्टूड है कि कोई भी एक पाई बॉन्ड कहीं पे होगा, ऐसा बोला जा सकता है। मान लो 3 नंबर वाले पार्ट की बात करते हैं। ये कंपाउंड दे रखा, तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग का साइड चेन और ये पेरेंट चेन दोनों, मतलब साइड चेन और रिंग दोनों पॉसिबल है। तो हम लोग का साइड चेन वाला पार्ट या पेरेंट चेन दोनों में से कौन सा पेरेंट चेन, सॉरी साइड चेन या रिंग, इन दोनों में से कौन सा पेरेंट चेन बनेगा अगर इस चीज़ की बात करें, तो हम लोग सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। अनसैचुरेशन देखेंगे, कहीं प्रेजेंट नहीं है। फिर नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, तो रिंग वाले पार्ट में हम लोगों को 3 कार्बन मिल रहा, मतलब रिंग वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन होगा ऐसा बोल सकते हैं, और साइड चेन वाला पार्ट फिर अपना सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करेंगे हम लोग। यहाँ पे भी एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोगों का सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है, और इथाइल के बाद हम लोग का कंपाउंड साइक्लोप्रोपेन आराम से बोल सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन, इथाइल साइक्लोप्रोपेन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो जाएगा। मान लो और एग्जांपल्स की बात करते हैं। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और जो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है अपने साइड चेन से अटैच्ड है, मतलब ये साइड चेन वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन बनेगा, और अपना जो रिंग वाला पार्ट है ये पार्ट अपना सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। अब अगर हम लोग नोमेनक्लेचर करें तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में अगर साइड चेन अपना पेरेंट चेन है तो एक नॉर्मल कार्बन चेन है बेसिकली, और उसमें नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है OH वाला पार्ट, तो नंबरिंग वाले पार्ट के हिसाब से इसको हम लोग लोएस्ट नंबर देंगे, मतलब कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 ऐसा दे सकते हैं। कार्बन नंबर 1 के बाद जब 2 वाला पार्ट इधर देंगे तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में सेकेंड पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, तो सेकेंड पोजीशन वाले पार्ट पे हम लोग साइक्लोप्रोपाइल वर्ड आराम से लगा सकते हैं। और साइक्लोप्रोपाइल वाले पार्ट को एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब क्यों रखा जाता है नहीं मालूम, बट ठीक है, प्रोपाइल के आगे साइक्लो लगा दिएगा इसलिए वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट होता है, ब्रैकेट लिख के काम करेंगे। तो सेकेंड पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल, 2 का कार्बन चेन है, इसका मतलब इथ, अल्केन है तो इथेन, और उसके फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल था तो इथेन 1 ऑल नोमेनक्लेचर मेंशन कर सकते हैं। अगर मान लो ये कंपाउंड दिया, थोड़ा हम भारी सवाल करा रहे हैं, मान लो ये कंपाउंड दिया, और इस कंपाउंड में हम लोग को नोमेनक्लेचर करना है, तो एक चीज़ तो मालूम पड़ रहा है कि पेरेंट चेन तो अपना रिंग है और कुछ है ही नहीं। जब नंबरिंग करना है तो नंबरिंग करने वाले पार्ट में बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्यों 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्योंकि हम लोग के पूरे स्ट्रक्चर वाले पार्ट में 3 OH ग्रुप है। अगर 3 OH ग्रुप है तो वो OH ग्रुप वाले पार्ट में जैसे एक OH ग्रुप वाले कार्बन से नंबरिंग शुरू किया तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे से किया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तीसरे से किया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ओवरऑल मेरे हिसाब से 6 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है जो हम लोग को कंसिडर करना है यहाँ पे। तो 3 स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया, और भी स्ट्रक्चर बना देते हैं नीचे।
तो सेकेंड OH को करेंगे क्या? देख लेते हैं एक बार। चलो, जैसे मान लो 6 स्ट्रक्चर्स अपने पास दे रखे हैं। अब इन 6 स्ट्रक्चर्स वाले पार्ट में नंबरिंग करना है, तो हर एक केस में हम दो नंबरिंग करेंगे, व्हाइट और रेड वाला पार्ट। जैसे ऊपर वाले से नंबरिंग शुरू किया तो 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 एक ये नंबरिंग कर सकते हैं। या फिर हम लोग 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 हमेशा यही दो नंबरिंग कर सकते हैं। तो अगर मान लो हम लोग व्हाइट और रेड वाले पार्ट की बात करते हैं, मतलब अगर हम लोग ऊपर वाले OH के कार्बन को नंबरिंग में शुरुआत करते हुए लेते हैं, तो फिर दोनों में, इन दोनों में कौन सा सही है? तो 1 के बाद 3+4, मतलब 1+3+4 आ रहा है। ये वैल्यू मिल रहा है अपने को 8 के बराबर। दूसरे वाले केस में हम लोग का 1+4+5 मिल रहा है, ये वैल्यू मिल रहा है अपने को 10 के बराबर। तो ये तो एकदम रिजेक्ट हो गया, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अभी के लिए इसको कंसिडर करते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे वाले कंपाउंड को लेके चलते हैं। तो इस बार नंबरिंग मान लो यहाँ से शुरू किया, तो एक ये पॉसिबिलिटी, सॉरी, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 एक ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी हम लोग क्लॉकवाइज चले जाएं, 3, 4, 5, 6 एक ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ऊपर वाले केस में हम लोग का फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन और सिक्स पोजीशन है, मतलब 10। तो ये तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि इससे लोअर वैल्यू अपने पास एग्जिस्ट कर रहा है। और जब हम लोग नीचे वाले पार्ट को लेंगे तो 1+2+5 ये चीज़ कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ वाले पार्ट में 1+2+5 मतलब ये 8 बनेगा। तो ये दोनों में कंपटीशन है। अब और आगे चेक करके देख लेते हैं। सबसे नीचे और एंटी क्लॉकवाइज होगा। हो सकता है, देख लेते हैं। तो इसमें जैसे एक पॉसिबिलिटी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे हम लोग का पोजीशन वाले पार्ट में 1+4+6 हो गया। 1+4+6 होने का मतलब 11, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो हम लोग को कंसिडर करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ वाले पार्ट में 1+2+4 है, इसका मतलब 7। तो इन सब केसेस में सबसे लोएस्ट वैल्यू हम लोग को ये मिल रहा है। इसका मतलब ये अपना नंबरिंग का पार्ट होगा, बाकी सारा का सारा नंबरिंग हम लोग आराम से छोड़ सकते हैं। और लोग क्योंकि जैसे ये सवाल देख के मालूम पड़ गया, तो 6 स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने हैं। 1 लिया तो 1, 2, 3, 4 और ऐसा दिख गया तो मालूम पड़ जाएगा इसमें यही एक पॉसिबिलिटी है। दूसरे को लेंगे तो उधर ही पॉसिबिलिटी मालूम पड़ जाएगा, और तीसरे को लेंगे तो पॉसिबिलिटी मालूम पड़ जाएगा। इनफैक्ट जब इस तरह का 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा जो दोनों ग्रुप पास में है उसी साइड से नंबरिंग शुरू करो, तभी लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल वैलिड हो पाएगा। तो आइदर ये, नहीं तो ये कार्बन ऑक्सीजन वाला पार्ट, मतलब इन दोनों OH से अटैच कार्बन, इन दोनों में से कहीं एक जगह से नंबरिंग होना है। आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में नंबरिंग वाला पार्ट हो गया। अब उसके बाद नोमेनक्लेचर में 6 का कार्बन चेन है, इसका मतलब साइक्लो वर्ड लगाएंगे, साइक्लोहेक्स, और अगर अल्केन है तो हेक्सेन। हेक्सेन वाले पार्ट के 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे 3 OH ग्रुप है, तो आराम से साइक्लोहेक्सेन 1, 2, 4 ट्रायोल वर्ड मेंशन करते हार्ड हुए काम कैसे कर था? सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? हार्ड थोड़ी था। क्या थोड़ी था? हार्ड आर? सर से आप हार्ड। बोले कि भारी सवाल करा रहे हैं तो बोल रहा है अच्छा, भारी तो हार्ड नहीं था। सवाल? नहीं, मतलब हार्ड सवाल अभी नहीं है, हार्ड सवाल पे आ रहे हैं हम, बस उसका बेसिक बता रहे हैं, अभी रुक जाओ। इतना टेंशन में मत आओ। मान लो क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट की बात करते हैं। अ, तो बताओ इसमें कि नंबरिंग कौन सा होगा। मतलब पहली पॉसिबिलिटी, हम चारों पॉसिबिलिटी बना देते हैं तुम लोगों के लिए, क्योंकि नंबरिंग में हम लोग को फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग करना है, बेसिकली पॉइंट ये है। अब बट इन चारों में कौन सा नंबरिंग होगा ये तुम लोग को डिसाइड करना है। एक ये पॉसिबिलिटी है वाइट वाला पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक ये पॉसिबिलिटी। दूसरा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरा पिंक कलर से डाल देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। और उसके बाद चौथा ग्रीन कलर से डाल देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो वाइट, ब्लू, पिंक और ग्रीन, इन सब में कौन सा नंबरिंग होगा? ब्लू। ब्लू। क्यों ब्लू होगा? क्योंकि SO3H का वो ज्यादा मतलब प्रायोरिटी है। SO3H मेन प्रायोरिटी ग्रुप है, तो नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे। नीचे वाला तो बिल्कुल दोनों गलत है, पहला चीज। उसके बाद ये चीज फिर अगर भूल उसको गए, देखेंगे।
Unsaturations. अनसैचुरेशन को देखेंगे। एक बार मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड हो गया तो बाकी बचा हुआ ग्रुप अपना सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो अब सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करना है, और प्रायोरिटी में फंक्शनल ग्रुप के बाद हम लोग के अनसैचुरेशन का नंबर आता है, तब सब्स्टिट्यूएंट का नंबर आता है। मतलब 1 नंबर तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को मिल गया, बट इसके बाद अगला नंबरिंग में प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिलेगा, ये फंक्शनल ग्रुप रहा ही नहीं, तो इसलिए हम लोग का ये सेकेंड वाला पार्ट नंबरिंग में फॉलो होगा, हम लोग का फर्स्ट वाला पार्ट नंबरिंग में फॉलो नहीं होगा। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग का 6 का कार्बन चेन है, जिसमें फिफ्थ पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो 5 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी। उसके अलावा 6 के कार्बन चेन के लिए हम लोग साइक्लो हेक्स, जिसके सेकंड पोजीशन पे ईन है, तो 2 ईन। और उसके अलावा हम लोग 1 सल्फोनिक एसिड वर्ड डाले या ना डाले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही हम लोग का सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप है, तो 1 सल्फोनिक एसिड या सिंपली सल्फोनिक एसिड भी लिख के काम कर सकते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है जो थोड़ा ध्यान रखना होगा। और एक सवाल और कराते हैं, एक या दो सवाल कराते हैं अभी और। मान लो ये सवाल दे रखा, मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो इस केस में नोमेनक्लेचर में नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो जैसे एक चीज़ ध्यान रखना थोड़ा, नॉर्मली हम लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं। डबल बॉन्ड वाले पार्ट पे जब हम लोग जाएंगे तो ये दो पॉसिबिलिटी है नंबरिंग करने का। तो दोनों तो सेम ही है, डबल बॉन्ड इधर से करे उधर से करे बात बराबर है। तो उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट किस साइड से जाने पे लोएस्ट नंबर मिल रहा है। तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट हम लोगों को कार्बन नंबर 1 पे ही मिल जाता। तो अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग शुरू करें तो पहला सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 1 पे मिल रहा है हम लोगों को, जबकि ऊपर वाले नंबरिंग में हम लोग को पहला सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट, इसको हम दूसरे कलर में डाल देते हैं 1 और 2। पिंक वाले नंबरिंग में हम लोग को पहला सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पे मिल रहा है, इसका मतलब इसको फॉलो नहीं करेंगे, ये ब्लू वाले नंबरिंग को फॉलो करेंगे। ये एक तरह का केस थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। तो टोटल नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग के फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो हो गया, 1 क्लोरो। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो हो गया, 3 ब्रोमो। और उसके अलावा साइक्लो हेक्सीन वर्ड आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमो जाएगा, फिर 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन वर्ड मेंशन कर दिया। मान लो एक ही एग्जांपल करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, ट्राई करके देखो एक बार सवाल। सबसे पहले चीज तो नंबरिंग वाला पार्ट कौन सा होगा ये देखना है अपने को। नंबरिंग वाला पार्ट कौन सा होना चाहिए, व्हाइट वाला पार्ट या ब्लू वाला पार्ट, पहले ये डिसाइड करना है। तो व्हाइट या ब्लू में पाई बॉन्ड से फर्क तो नहीं पड़ रहा, तो फिर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर जाएंगे। 3 chloro cyclohex 1 ene. हाँ ठीक है, तो हम लोग व्हाइट वाले नंबरिंग को फॉलो करेंगे, क्योंकि 1 के बाद 2 जाने पे हम लोगों को क्लोरीन वाला पार्ट जल्दी मिल रहा है। तो जिस साइड से जाने पे सब्स्टिट्यूएंट जल्दी मिल रहा है हम लोग आराम से उस साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, मतलब ब्लू वाले पार्ट को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में फिफ्थ पोजीशन पे ब्रोमीन है तो 5 ब्रोमो। उसके अलावा हम लोगों के थर्ड वाले पोजीशन पे क्लोरीन है तो 3 क्लोरो। और उसके अलावा साइक्लोहेक्सीन वाला पार्ट है तो साइक्लो हेक्स 1 इन डालो या हेक्सीन डालो कोई दिक्कत नहीं है, एक डबल बॉन्ड है काम चल जाएगा। एक ये है नोमेनक्लेचर का पार्ट जो हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होता है। बाकी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट का हम एक दो एग्जांपल मेंशन कर रहे हैं, वो तुम लोग को मेंशन कर भी चुके हैं। जैसे चेन टर्मिनेटिंग अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो ये फंक्शनल ग्रुप जिस रिंग से अटैच्ड है वही अपना पेरेंट चेन बनेगा, और इसके कार्बन को काउंट नहीं कर रहा है। अगर कार्बन को काउंट नहीं कर रहा है तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में साइक्लोहेक्सेन और उसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट नाम मेंशन करते हुए काम करेंगे। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड ये अपना कंप्लीट नाम होगा। अगर हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को
अगर पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बना पा रहा है तो उस केस में उसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे एल्डिहाइड में कार्बोल्डिहाइड था, नाइट्राइल वाला CN वाले पार्ट में कार्बोनाइट्राइल था, फिर हम लोगों का CONH2 वाला पार्ट था जिसको हम लोग कार्बोक्सामाइड बोला करते थे। अगर हम लोग ये लेके चलते हैं ईस्टर, तो उस केस में अल्केन कार्बोक्सिलेट वर्ड यूज किया करते थे। अगर हम लोग का COX वाला पार्ट था तो हम लोग कार्बोनिल क्लोराइड वाला पार्ट मेंशन, सॉरी कार्बोनिल हलाइड वाला पार्ट मेंशन किया करते थे। तो ये नाम का थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना है। नोमेनक्लेचर में हम लोग तो उनके नाम को थोड़ा चेंज कर देंगे, इसको नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा ट्रीट करते हुए ही नोमेनक्लेचर करेंगे। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखने का नोमेनक्लेचर में। और इसके बाद फिर वही सारे केसेस डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे एक सिनेरियो ये है कि अगर हम लोग का दो रिंग प्रेजेंट है मान लो, तो दो रिंग वाले पार्ट में हम लोग का पेरेंट चेन डिसाइड करना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा पेरेंट चेन अटैच होगा, और दोनों रिंग एक बॉन्ड से आपस में अटैच्ड है। तो जो हम लोग का नॉर्मल रूल है उसी रूल के हिसाब से हम लोग पेरेंट चेन वाले पार्ट में राइट साइड वाले पार्ट को पेरेंट चेन बनाएंगे, क्योंकि 4 मेंबर रिंग है। और फिर उसके बाद हम लोग का ये 3 मेंबर रिंग वाला पार्ट साइड चेन बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट में पोजीशन देने की अभी जरूरत नहीं, उसके बिना भी काम चल जाएगा। नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में 3 का कार्बन चेन है, इसका मतलब हम लोग साइक्लोप्रोपाइल वर्ड यूज कर सकते हैं, साइक्लोप्रोपाइल। और इसके आगे हम लोग ये पूरे कंपाउंड को ब्यूटेन पे लगा रखे हैं, जो साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसके इसमें साइक्लो ब्यूटेन, तो साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन नोमेनक्लेचर मेंशन कर सकते हैं हम लोग। ऐसा मेंशन करने का तरीका होगा। कहीं कहीं पे हम ब्रैकेट देखते हैं, कहीं कहीं पे ब्रैकेट नहीं देखते हैं, तो इस रूल का हमको ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट ब्रैकेट लगा के ही काम करना ज़्यादा बेटर होगा। एक तो ये कि जहाँ पे दो रिंग आपस में डायरेक्टली अटैच्ड हो, इस तरीके से। दूसरा, ये एक पॉइंट हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होता है कि इफ सर टू रिंग्स आर नंबर नहीं अटैच्ड। डालेंगे? क्या नंबर डालने की जरूरत पड़ेगा क्या, मतलब नो अगर सर। एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबर के बिना भी काम चल जाएगा, अगर हम लोग सर नंबर थोड़ा डालेंगे। अजीब ही लग रहा है ऐसे क्या है? ब्रैकेट के ऊपर नंबर नहीं है। हाँ मतलब अगर हम नॉर्मली यही चीज देखें, शायद हो सकता है ऐसा कि अगर नंबर देंगे तो ब्रैकेट रखते हैं, अगर नंबर नहीं दे रहे हैं तो बिना ब्रैकेट के भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबर देना कोई कंपलसरी चीज नहीं है, तो अगर नंबर देना कंपलसरी चीज नहीं है तो ब्रैकेट लिखने का कोई सेंस नहीं बनेगा। नंबर डाल देना ज्यादा सेफर साइड रहेगा, 1 डैश दे करके साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। ऑल्दो ये सब नोमेनक्लेचर तुम्हारे स्कोप से बाहर का है, तो तुम लोग के स्कूल में पूछेगा नहीं, 4 ऑप्शन में पूछेगा, तो 4 ऑप्शन तुमको मालूम पड़ जाएगा कि ब्रैकेट के हिसाब से मतलब बेसिकली इंग्लिश टाइप की चीज का गलती नहीं करवाएगा। तो इसीलिए इस तरह का ऑप्शन नहीं रहने वाला है, बट ठीक है। अगर नंबरिंग दे रखा तो ब्रैकेट डालेंगे, नंबरिंग अगर नहीं रहेगा तो ब्रैकेट मत पुट करना। फिर उसके बाद 11 नंबर में इफ टू रिंग्स आर अटैच्ड टू अ कॉमन साइड चेन। एक ये पार्ट है जो हम लोग को ध्यान रखना है, कॉमन साइड चेन। इस केस में हम लोगों का द साइड चेन विल बी द पेरेंट चेन, द पेरेंट चेन। और इसमें एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है, नो फंक्शनल ग्रुप्स और अनसैचुरेशन मस्ट बी प्रेजेंट, और सब्स्टिट्यूएंट भी मस्ट बी प्रेजेंट इन द शुड रे। बी प्रेजेंट क्या होगा। क्या हो गया? शुड बी प्रेजेंट। फिर से बोलो। सर मस्ट नहीं होगा, शुड भी होगा। इंग्लिश मेरा खराब है, मेरा स्कूल केंद्रीय विद्यालय था, तो इस चीज में आपको माफी कर दे देना, ठीक है। मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? नो फंक्शनल सर ग्रुप आप मस्ट बी विशाल सर के प्रेजेंट। साथ पढ़ते थे। मस्ट होगा या शुड होगा? चाहिए के लिए तो आप शुड विशाल। होता है। फिर नो के साथ मस्ट नहीं लगेगा। नो के साथ हाँ। मस्ट नहीं लगता है? अच्छा, ये भी रूल होता है क्या? पता नहीं, मेरा इंग्लिश खराब है। चलो, तो इस केस में जैसे नो फंक्शनल ग्रुप और अनसैचुरेशन और सब्स्टिट्यूएंट शुड बी प्रेजेंट इन द रिंग, ये एक सिनेरियो ध्यान रखना है केवल, अदरवाइज फिर वो चेन वाला, वो रिंग वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन बन जाएगा। अदरवाइज फिर हम लोग का जो कॉमन साइड चेन है यही अपना पेरेंट चेन बनेगा। जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा, तो इसके नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग पहले तो पेरेंट चेन तो यही हो गया, इसमें तो दिक्कत नहीं है। फिर जब नंबरिंग करेंगे
तो लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो पहले पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा, राइट से नंबरिंग करेंगे तो भी पहले पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो क्या करें, तो फिर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे। तो साइक्लो साइक्लो, बट यहाँ पे प्रोपाइल और यहाँ पे ब्यूटाइल। तो पहले हम लोग का ये नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में अल्फाबेटिकली पहले आने वाला है, तो इसलिए हम लोग आराम से नंबरिंग वाला पार्ट ऐसा कर सकते हैं। तो 1 पोजीशन पे हम लोग का साइक्लो ब्यूटाइल है। फिर उसके बाद हम लोग के सेकंड पोजीशन वाले पार्ट पे साइक्लो प्रोपाइल होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम लोग का 2 का कार्बन चेन वाला पार्ट, इसका मतलब इथेन वर्ड मेंशन कर सकते हैं। तो 1 साइक्लोब्यूटाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल, इथेन, ये कंपाउंड का नोमेनक्लेचर मेंशन किया जा सकता है। और इसके बाद हम लोग का एग्जांपल नंबर 12, जो साइक्लिक कंपाउंड के सबसे लास्ट एग्जांपल्स में से एक है। एक और एग्जांपल इसी टाइप का मेंशन कर देंगे। जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा, तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट हम साइड में केवल लिख देते हैं, वो तुम्हारे काम का होगा। डबल बॉन्ड ना रिंग का पार्ट है, ना साइड चेन का। इस एक चीज का ध्यान रखना। तो डबल बॉन्ड ना साइड चेन का पार्ट है, ना रिंग का पार्ट है, तो हम लोग नॉर्मल जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए काम करेंगे। आइदर ये साइड चेन पेरेंट चेन बनेगा या फिर ये रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन बनेगा। तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अनसैचुरेशन नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन 5 कार्बन दिख रहा, मतलब ये पेरेंट चेन है, ऊपर वाला पार्ट नहीं बनेगा, मतलब ऊपर वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट हो गया। बट एक चीज देखो, हम लास्ट क्लास में शायद गलती बता रहे थे स्टूडेंट लोगों, तो शायद गलती भी कर दिए थे। सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट पूरा ग्रुप नहीं है एक्चुअल में। ये सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट, एक तो यहाँ से एक सब्स्टिट्यूएंट है और इसके ऊपर एक और सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है। ऑलरेडी साइक्लो अल्काइलिडीन, मतलब अल्काइलिडीन कॉम्प्लेक्स टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है ही, बट उस पर एक और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो नंबरिंग वाला पार्ट तो हम लोग का यहीं से शुरू होगा। 1 नंबर, 1 पे मिथाइल है, तो 1 इसके ऊपर मिथाइल, और इसी मिथाइल को हम लोग इस अल्काइलिडीन पे डाल रखे हैं। नोमेनक्लेचर में ध्यान होगा, हम लोग नोमेनक्लेचर अल्काइलिडीन यूज किया करते थे। तो 3 का कार्बन चेन है, इसका मतलब हम लोग आराम से प्रोपाइलिडीन वर्ड यूज कर सकते हैं। तो 1 मिथाइल प्रोपाइलिडीन वर्ड होना चाहिए। और ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड वाले पार्ट को पोजीशन दो या ना दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस कार्बन से ग्रुप अटैच है वही कार्बन नंबर 1 होना है। तो 1 के बाद 1 मिथाइल प्रोपाइलिडीन, और हम लोग का 5 मेंबर रिंग है, तो इस केस में साइक्लो पेंटेन वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। ये अपना कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो जाएगा इस सिनेरियो में। और अगर मान लो हम लोग का ये कंपाउंड है, एग्जैक्टली सेम टाइप का सेंस है बट थोड़ा डिफरेंस के साथ। तो इस बार हम लोग का बाहर 4 का कार्बन चेन है, जबकि रिंग वाले पार्ट में 3 का कार्बन चेन है। तो इस बार हम लोग का पेरेंट चेन वाला पार्ट ये बाहर वाला पार्ट होगा, और हम लोग का रिंग वाला पार्ट साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो हम लोग का नंबरिंग करना पड़ेगा पेरेंट चेन में। सेकेंड पोजीशन पे हम लोगों का सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा, तो जिस साइड से जाने पे जल्दी सब्स्टिट्यूएंट मिल गया उसको फॉलो करेंगे। तो सेकेंड पोजीशन वाले पार्ट पे हम लोग का साइक्लो प्रोपाइलिडीन वर्ड है, प्रोपाइलिडीन। और उसके बाद ये पूरा का पूरा कंपाउंड ब्यूटेन के ऊपर है, तो नोमेनक्लेचर में 2 साइक्लोप्रोपाइलिडीन ब्यूटेन आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। ये साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर था जो हम लोग को फॉलो करना होता है। इसके अलावा अब हम लोग के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में एक तो एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बाकी रह गया, मतलब बेंजीन रिंग वाले पार्ट को। नोमेनक्लेचर में हम लोग केवल बेंजीन रिंग का नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, बाकी कुछ कॉमन नेम्स हैं जो बेंजीन से रिलेटेड स्ट्रक्चर या किसी दूसरे स्ट्रक्चर्स का होता है, उसका नोमेनक्लेचर हम लोग को डिस्कस नहीं करना है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड वाला पार्ट बच गया। इसके अलावा एक ये चीज़ है ऑक्सा और अजा वर्ड कब यूज़ करते हैं हम लोग, ऑल्दो ये अपने ज़्यादा काम का नहीं है बट फिर भी हम लोग को मेंशन करेंगे। इसके अलावा स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, बाईसाइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे होता है, इस एक चीज़ को हम लोग मेंशन करेंगे। तो स्पाइरो और बाईसाइक्लो एम्स के सिलेबस में है, एक्चुअल में एम्स में आया भी है सवाल, मेंस एडवांस में सवाल नहीं आया, सिलेबस का पार्ट पाना भी नहीं जाता है, बट हम इसलिए इसको पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है किसी भी तरह के एग्जाम में ये चीज़ आ जाए, चांसेस है कि आ जाए। ऑल्दो कभी आया नहीं है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मालूम होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में पूरा टॉपिक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल से हमको लगता है कि आधे घंटे का टॉपिक होगा जो हम लोग, अच्छा एक एक और पार्ट बाकी रह गया। एक और हम लोग ग्रुप कंसिडर करेंगे जो ईथर के जैसा ही ग्रुप है। तो ईथर का नोमेनक्लेचर और साथ ही साथ हम लोग इपॉक्साइड का नोमेनक्लेचर, ये दोनों पार्ट को भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये 4 पार्ट हम लोग का थोड़ा यूनिक पार्ट है नोमेनक्लेचर का, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आराम से। नेक्स्ट क्लास में
अपना नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद हम लोग आराम से आइसोमरिज्म वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। तो तुम्हारे होमवर्क में वर्कशीट नंबर 1 में साइक्लिक कंपाउंड जो दिख रहा, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9 वर्कशीट 1 में। फिर उसके बाद 10, 11, ये 11 नंबर सवाल जस्ट सॉल्व करा ही दिया है। 13, 14, 17, बेसिकली तो जितने बताइए साइक्लिक, ना सर फिर से, क्या है, बेसिकली कितने साइक्लिक जितने, कंपाउंड सबका? फिर से क्वेश्चन बोले कौन कौन सा होमवर्क दिया है। तो 17 कहाँ है? जितना साइक्लिक कंपाउंड है सबको कर हाँ लेना वही है वही एक। एग्जैक्टली वही चीज बोल रहे थे कि जितने साइक्लिक कंपाउंड हो सारे के सारे नोमेनक्लेचर कर दो। उसमें बीच में कुछ कुछ 17 स्मॉल, क्वेश्चन नंबर नहीं है? 17 से कुछ क्वेश्चन गायब है यहाँ पे, 17 से लेकर के 21 तक गायब है कुछ उसमें फंक्शनल ग्रुप में, छोड़ देना उसको, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप तक के नोमेनक्लेचर में ये बेंजीन वाले पार्ट को छोड़ करके, केवल बेंजीन के नोमेनक्लेचर को छोड़ के जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर आराम से कर सकते हैं। केवल एक बेंजीन वाले पार्ट को छोड़ देना और बाकी सारे के सारे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर आराम से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर्स को छोड़ करके वर्कशीट नंबर 1 से लेके 6 तक में, 6 तक में भी नहीं, 6 वाला पार्ट नहीं, ये आइसोमरिज्म का पार्ट होगा, 1 से लेके 5 तक में बेंजीन का पार्ट छोड़ करके बाकी सारे के सारे नोमेनक्लेचर को ट्राई कर लेना। उसके अलावा तुम्हारे बुकलेट में बेंजीन वाला पार्ट तुम्हारा सेक्शन आई है, तो सेक्शन आई से पहले जितने भी नोमेनक्लेचर्स हैं, आई और जे में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में वो पढ़ा भी नहीं है, तो आई से पहले हम लोगों का जो एच सेक्शन है यहाँ तक में जितने भी क्वेश्चन है तुम्हारे, वो सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना। मतलब जितने भी क्वेश्चन है साइक्लिक कंपाउंड के ही बचे होंगे अब, बाकी सारा चीज हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये सब क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। उसके अलावा सब्जेक्टिव वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 जो साइक्लिक कंपाउंड का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 13, 14 को छोड़ देना। इसमें इधर ईथर दिख रहा और यहाँ पे इपॉक्साइड दिख रहा है, इस तरह के स्ट्रक्चर को इपॉक्साइड बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे ऑक्सीजन वाला पार्ट एक रिंग के स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में आ जाता है, इस चीज को हम लोग इपॉक्साइड बोला करते हैं, इसको छोड़ देना। उसके बाद बेंजीनियरिंग वाले पार्ट को अभी के लिए छोड़ देना। हाँ चलो ठीक है, तो जहाँ कहीं भी तुम लोगों को साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर दिखाई देगा उन सबको देख लेना और बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस को छोड़ देना। मतलब केवल साइक्लिक होना चाहिए, बेंजीन रिंग नहीं होना चाहिए, ईथर वाला पार्ट नहीं, इपॉक्साइड वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, ऑक्सा आ जाए तो वैसे भी नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तुम्हारा ऑक्सा जा के बाद क्या बोले थे एक और नाम, स्पाइरो बाइसाइक्लो। एस्पायरो बाइसाइक्लो, वो भी तुम्हारे नोमेनक्लेचर में कहीं नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसको क्वेश्चंस में नॉर्मली पुट नहीं किया जाता है। तो इसीलिए ये 3 पार्ट में केवल एक एरोमेटिक कंपाउंड को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना अपने कॉपी में। और नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट होगा हम लोग कवर करके आराम से नोमेनक्लेचर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमको लगता है आधे घंटे का ही लेक्चर होगा, तो आधे घंटे में हम छोड़ देंगे। उसके बाद फिर नहीं, आधे घंटे में नहीं छोड़ेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मेरे हिसाब से 1, 2, 3, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे का लेक्चर होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मेरे जैसे ही आधे घंटे में कंप्लीट होगा तो 1 घंटा फिर हम तुम लोगों का शुरुआत का जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में मेटामर का डिस्कशन और उसके बाद फिर हम लोग रैंडम क्वेश्चन वाले पार्ट पे आएंगे। तो मेरा नेक्स्ट और उसके नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर कंप्लीट करके आइसोमेरिज्म वाले पार्ट पे आ जाएंगे। किसी को कोई डाउट पूछना है तो आराम से पूछ सकता है। एक क्वेश्चन है बोलो। सर, अगले महीना जीआर नीट होना चाहिए? यार हम ये चीज़ शायद बोले भी थे तुम लोग कि अगर जेई और नीट नहीं हो पाएगा तो फिर एकेडमिक ईयर 0 हो जाएगा, और ये पूरे इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत गलत है। लोग उसको केवल हेल्थ से एसोसिएट तो कर ही रहे हैं, ये भी एक फैक्टर है नो डाउट। आज आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर का भी ये आया है स्टेटमेंट कि अगर इन केस ये सब एग्जाम पोस्टपोन हो गए सितंबर के बाद तो फिर एकेडमिक ईयर 0 करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास। अब तुम एक चीज़ सोचो कि अगर एकेडमिक ईयर 0 हो गया तो जैसे मान लो तुम क्लास 10th में तो 10th में ही रह जाएगा, इससे दिक्कत नहीं है। बट तुम एक चीज़ सोचो, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे स्कूल्स हैं, उन टीचर्स को सैलरी कैसे मिलेगा? और उसमें एक और चीज़ हो सकता है, मान लो कि पेरेंट्स लोग बोलेंगे नहीं इस साल तो एकेडमिक सेशन 0 हो गया, हम फी क्यों दें? और स्कूल्स वाले बोलेंगे अगले साल
कि मान लो कि कोई पेरेंट्स फी दे देते हैं इस साल, और अगले साल बोले जाएगा नहीं आपको फिर से फी देना है, तो पेरेंट्स बोलेंगे कि यार हम तो 10th क्लास के लिए दोबारा फी क्यों दें, उनके पास कहीं जाने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। पेरेंट्स लोग इसलिए फी वगैरह नहीं दे रहे हैं, कहीं भी फी नहीं सबमिट कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स अच्छे हैं वो अपना दे रहे हैं, बट बहुत सारे पेरेंट्स मतलब ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं, बट वो फी नहीं दे रहे स्कूल्स में। स्कूल्स वाले लोग मेरे एक रिलेटिव हैं, उनका मतलब उनका बेटा, मतलब मेरा खुद के मौसा जी है, ये जानती है, ज्योत्सना के बैच में पढ़ता है वो, उसमें मेडिकल बैच में, ऋषिराज। तो उसके पापा बैंक में है, और उनके बैंक में उसी के स्कूल का अकाउंट चलता है। तो बता रहे थे कि लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में इस साल रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 30% के अराउंड आ गया है। तो सोच लो स्कूल का रेवेन्यू 30% आ गया है। तो लो टीचर्स का सैलरी कट करना पड़ गया स्कूल्स में, करेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर इन केस जीरो सेशन हो गया तो सारे स्कूल्स को एकदम से पैसा आना बंद हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएगी। ऑलरेडी इकोनॉमिक हालत बहुत खराब हो रखी है इंडिया की, बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है। दिक्कत ये भी है कि अगर रिस्क असेसमेंट देखा जाए कि मतलब हमको तो, हम पहले ही बोलते हैं पढ़ाई वढ़ाई से मोह माया है, हम तो हमेशा से बोलते हैं बोलते यार मेरे हिसाब से तो कैंसिल होना चाहिए। क्योंकि एज अ पर्सनल लेवल अगर मान लो लोग प्रिकॉशंस नहीं लिए और केसेस बढ़ गए, तो ये और ज़्यादा इफेक्ट करेगा चीज़ों को। मतलब उसका दोनों एस्पेक्ट है कि अगर हम लोग जीरो सेशन कर दिए तो पूरा का पूरा एक एकदम एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, एक ये चीज़ हो सकता है। और अगर जीरो सेशन नहीं करते हैं तो फिर केसेस बढ़ जाएंगे, तो फिर इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। बट इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम पहले भी तो कुछ था नहीं, मतलब एक्चुअल में हेल्थ केयर सिस्टम के नाम पे कुछ नहीं इंडिया में। एजुकेशन तो कम से कम है, तो चलो ठीक है, एजुकेशन को प्रायोरिटी पर रखा गया है, हेल्थ केयर सिस्टम को थोड़ा साइड कर दिया गया। और जैसे अ, कल रात में मेरी मेरी जिस स्टूडेंट से बात हुई थी रिम्स में, वो बोल रहे कि यहाँ बेड भरा हुआ है पूरा, एक भी सीट खाली नहीं है। मतलब एग्जैक्टली सिचुएशन तो कंट्रोल से बाहर ही है इंडिया में कोविड के केसेस का। वो ट्रॉमा सेंटर बनाओ, दिस बनाओ, दैट बनाओ, बट केसेस जो काउंट किए जा रहे हैं वो इतने ही बताए जा रहे हैं जितना बेड खाली हो रहा है। अगर एक दिन में मान लो कि एक हॉस्पिटल में 100 बेड्स हैं, अगर 100 में से 50 बेड खाली हो गया, लोग रिकवर होकर चले गए, तो अगले दिन न्यूज में आएगा कि 50 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। तो इतना ही केसेस काउंट किया जा रहा है ऑन पेपर जितना बेड्स अवेलेबल है। क्योंकि अब किसी को बोल देंगे कोविड पॉजिटिव है और बोलेगा कि नहीं हमको हॉस्पिटलाइज नहीं करना है इसको, तो ये है ना कि आप किसी मतलब इंडियन पब्लिक के ह्यूमन राइट्स को आप वो कर रहे हो, वायलेट कर रहे हैं। हम टैक्स क्यों पे कर रहे हैं? हमको हेल्थ केयर जब सिस्टम को 50 लोग रिकवर हो गए तो 50 लोग को कोरोना पॉजिटिव क्यों बोलेगा? नहीं रिकवर होने के, अरे नालायक आदमी, तुम सुना नहीं बात पूरा। 50 लोग रिकवर होके गया, बेड खाली हुआ, तो जो लोग पॉजिटिव हो भी रखे हैं, मान लो 1000 लोग भी पॉजिटिव होंगे, लेकिन उससे तो 50 को ही बोला जाएगा कि पॉजिटिव है ऑन पेपर। ये 50 लोग पॉजिटिव, उनको एडमिट किया जाएगा। बेड्स खाली नहीं हो रहे, बेड जैसे ही रिप्लेस मतलब रिप्लेस चल रहा है। 50 लोग आए, 50 लोग बाहर गए, 50 लोग बाहर गए, फिर 50 लोग आए। लेकिन न्यूज में एग्जैक्टली उतना ही दिखाया जा रहा है कि इतने ही लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, जितना बेड्स अवेलेबल है उसी के हिसाब से लोग पॉजिटिव बता रहे हैं लोगों को। तो मान लो कि अगर हम हॉस्पिटल गए और हमको हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल रहा, तो हम टैक्स क्यों पे कर रहे हैं सरकार को? क्या रीजन है? मतलब इसका कोई सेंस नहीं बनता है। अगर हमको, ये मेरा बेसिक नीड है बेसिकली, ये मेरा राइट है, अगर हम नहीं ले पा रहे हैं इस चीज़ को, हम टैक्स इतने सालों से पे करते आ रहे हैं और इस चीज़ का हम बेनिफिट नहीं उठा पा रहे, तो हम सरकार को टैक्स पे ही किस चीज़ का कर रहे थे? क्या सेंस बनता है? हम टैक्स पे करना बंद कर देंगे। तो ये सब चीज़ें होंगी अभी, ये मतलब इंडियन के सिस्टम में होगा। तो दोनों एस्पेक्ट है उसका। इंडियन का, इंडिया इकोनॉमिक कोलैप्स कर रहा है, बहुत तेजी से कोलैप्स कर रहा है। दिख नहीं रहा लोगों को, बट कोलैप्स कर रहा है। कल एक्सेंचर 25,000 लोगों को हटाया, 2 लाख का तो वर्कफोर्स है उनका, मतलब 2 लाख एम्प्लॉयज हैं पूरे इंडिया भर में, जो पूरे वर्ल्ड में शायद सेकेंड लार्जेस्ट वर्कफोर्स है एक्सेंचर का इंडिया में। और उसमें से 25,000 लोगों को हटा दिया है। तो एक तो हटाया, और कितने सारे लोगों का सैलरी कट किया। शायद हम डिस्कशन किए भी थे तुम लोगों के साथ कि मान लो 4 लोगों में से सबका सैलरी 25% कर दिया, इसका मतलब ओवरऑल 3 लोगों को हटा चुका है इफेक्टिवली। तो इंडियन इकोनॉमी ऑलरेडी कोलैप्स कर रखा है, ऑलरेडी कोलैप्स कर रखा है। बस किसी तरीके से लोगों का काम चल रहा है। तो सही गलत बोलना थोड़ा, मतलब सरकार को भी नहीं मालूम। देखते हैं, मतलब पहले मोदी जी जब आते थे भाषण देने, तो चेहरे पे एक वो रहता था, कॉन्फिडेंस रहता था। अब जब भी कहीं भाषण देने आते हैं तो अ, शक्ल पे वो दिखाई देता है, मतलब चिंता दिखाई देता है कि पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं मालूम। क्योंकि अपोजिशन वाले तो कुछ ही बोलते रहेंगे, दिमाग तो किसी का भी डाइवर्ट हो सकता है, ये हो गया वो हो गया, नहीं ये गलत कर दिया, लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। तो लॉकडाउन लगाना एकदम मस्ट कंडीशन था। वो तो सही टाइम पे लॉकडाउन लगाए तो हम लोग थोड़े कंट्रोल में हैं और धीरे धीरे चीजें सही हो रही है।
एक एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे टाइम के साथ वायरस अपने आप थोड़ा वीक हो जाए, ये एक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन हो नहीं रहा है। मतलब पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से केसेस चल रहे हैं, कहीं कुछ वीकनेस नहीं आ रहा, जैसा पहले केसेस था वैसे ही चल रहा है। इनफैक्ट कहीं कहीं बोल रहा है कि और वायरस स्ट्रांग होता जा रहा है। तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, सही टाइम पे अच्छा स्टेप लिया गया है। मतलब जब तुम लोगों का लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था, तब भी उस टाइम पे हम अपने सारे स्टाफ लोगों को बोल दिए थे कि ये लंबा चलेगा, और 2 महीने का राशन, हम 20 तारीख की बात है, 20 मार्च एग्जैक्टली हमको याद है कि 20 तारीख को उन लोगों को बोल दिया था, 22 तारीख को लॉकडाउन था कि लंबा चलेगा ये चीज, 2-2 महीने का राशन कम से कम खरीद के रख लीजिए आप लोग, अभी घर से ही काम कीजिए। बट उस टाइम पे इतना इमीडिएट नीड नहीं लेना था। बट गवर्नमेंट ऑलमोस्ट उस चीज को ध्यान में रखते हुए सजेशन लिया, मतलब डिस्कशन किया। और मतलब जितना कर सकता है कर रहा है। हम ही लोग हैं, मान लो कि पॉजिटिव होके भी खत्म हो गए, क्या मार क्या मालूम, बीच में तबीयत खराब हुआ था मेरा भी, तो हम अपना घर में कुछ कुछ अपना किए, ठीक हो गए। है बहुत लीथल बीमारी नहीं, बट जो केयर नहीं करेंगे उन लोगों के लिए लीथल है। अगर तुम घर में ढंग से केयर कर रहा है, मतलब जैसे एक्चुअल में इंडिया में इम्यूनिटी रेट इसलिए भी हाई है क्योंकि हम लोग के घरेलू उपचार अच्छे होते हैं। घरेलू उपचार अच्छे होने का मतलब जैसे हल्दी में दूध डाल के पी लिया, या फिर मान लो सूप वगैरह हाँ सर, बना वो के रोज पिया। पीता हूँ। हाँ वो मतलब हल्दी में दूध डाल कर, हम तो आजकल आज तक बचपन से नहीं पिए, वो चीज़ हमको कभी पसंद नहीं आया। देख के अजीब लगता है कि हल्दी में दूध, मतलब दूध में हल्दी, सॉरी हल्दी में दूध नहीं, दूध में हल्दी डाल के कैसे ठीक पी तो सकते लगता है। हैं यार, मतलब एक ये दो साल से हम पी रहे हैं। ये हमको नहीं मालूम, हम कभी, हम मतलब हिम्मत नहीं हो मेरा ट्राई करने का। तो अंडा दूध होता है, मतलब दूध में अंडा डाल करके पी रहे हो, हमको हिम्मत ही नहीं हो कभी ऐसा पीने का, हम ना नहीं पीएंगे। देख के पता चला था ये शायद मेरे बस का नहीं, तो हम एफर्ट नहीं लगाना चाहते। हो सकता है अच्छा हो सकता है, बट नहीं लिया। बट नॉर्मली हम ये करते हैं कि जो मैगी होता है ना, मैगी में हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं, और उसमें हम अदरक लहसुन हल्दी वल्दी जितना मसाला है सब मस्त एकदम अच्छे से डालते हैं। मैगी मसाला तो एक ही दो रहता है, मैगी मसाला काम का होता भी नहीं है। अब उसमें जितना ये सब चीज़ डालेंगे तो थोड़ा ये सब गर्म करता है बॉडी को, तो उसको आराम से, मतलब आराम से उसको पूरा काफ़ी देर तक खौलाते हैं, उसके बाद पीते हैं, तो उससे मेरा तबीयत अपने आप सही हो जाता है। मतलब पिछले 2 साल 3 साल से बिना दवाई के हम ऐसे ही जिंदा है। कभी भी तबीयत खराब होता है तो अपना रात में सूप मैगी बनाया, ज़्यादा पानी डाले, और मेरा तबीयत सही हो जाता है। तो अभी रिसेंटली मेरा एक दिन तबीयत खराब लग रहा था, तो उस दिन ऐसा ही काम किया, और 2 दिन के बाद सही हो गया। तो शायद हो सकता है कि हम पॉजिटिव हो गए, और शायद हो सकता है और सही रिकवर भी कर गया हूँ। तो इस तरह का रिकवरी रेट हाई है इंडिया में, एक्चुअल में हाई है। बट सब लोग इतना केयर नहीं करते ना। सब लोग को बहुत सारे लोगों को दवाई खाने की आदत है, जो बहुत गंदा है। थोड़ा सा तबीयत खराब होता नहीं कि तुरंत दवाई खा लेते हैं। ये तुम लोग बायोलॉजी में पढ़ते भी होगे कि अगर आप कोई भी एक्सटर्नल चीज लेते हैं अपने बॉडी के हार्मोन्स को चेंज करने के लिए, तो आपका बॉडी का खुद का एबिलिटी खराब हो जाता है, खुद का हीलिंग एबिलिटी खराब होता है। तो बहुत सारे लोग का इम्यूनिटी तो इसलिए खराब होता है। जैसे उत्पल सर के पापा डॉक्टर हैं। जब भी उनका तबीयत खराब होता है तुरंत दवाई खा लेते हैं, जो गलत चीज़ है। मना भी किया उनको, करे इतना दवाई नहीं खाना चाहिए। जब एकदम इमरजेंसी है, कल मेरा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है और मेरी एकदम बिल्कुल तबीयत खराब है, हम बोल नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तो दवाई खा कर सो जाओ, सही होता है। बट इमरजेंसी नहीं है तो क्यों करना है ये चीज़। अपना नॉर्मल 2 दिन के बाद सही हो जाओ, 3 दिन के बाद सही हो जाओ। तो शायद हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी रिकवर कर जाए, शायद हो सकता है, कुछ श्योर नहीं बोल सकते। बट मेरे हिसाब से अगर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जेई मेंस एडवांस कराना मस्ट कंडीशन। और जैसे एक चीज़ और भी बोला गया, स्टेटमेंट अच्छा ही था कि जैसे हर 6 महीने में एग्जाम्स हो रहे हैं, तो जैसे अभी नहीं एग्जाम होगा तो जनवरी में फिर से मेंस का एग्जाम होगा। तो एक ये ऑप्शन ओपन कर सकता है कि जिन लोगों का होता है ना कि 2 ही बार जेई एडवांस दे सकते हैं, तो आगे के 2 साल 3 साल तक आप 3 बार एडवांस दे सकते हैं। जैसे पहले था अनलिमिटेड टाइम एडवांस दे सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन ओपन किया जा सकता है, ताकि जिनका किसी रीजन से ये एग्जाम रह गया हो तो अगला एग्जाम दे पाए। बट करा देना चाहिए, अगर नहीं कराएंगे तो फिर सब कुछ आगे कोलैप्स कर जाएगा, सब कुछ हमारा। जितना एग्जाम्स है तो एनटीएससी लेकिन कोई केपीवाई। कोई बहुत ज्यादा दूर है, 200 क्या? किलोमीटर तो वो लोग कैसे जाएंगे? हाँ ये एक सबसे बड़ा कंसर्न था कि जैसे 200 किलोमीटर भी छोड़ो, मान लो कि जैसे मेरा होम टाउन जो है जहानाबाद, तो पटना से जहानाबाद एक ट्रेन चलता है, और जहानाबाद में नॉर्मली ऑनलाइन सेंटर नहीं होता है, तो इधर गया में सेंटर है या पटना में सेंटर है, दोनों 50 किलोमीटर है। मतलब गया से पटना बिल्कुल 100 किलोमीटर, और बिल्कुल बीच में जहानाबाद आता है, 48 और 50 ऐसा करके आता है। और एक ही ट्रेन है जन शताब्दी जो चल रहा है, जो गया से रात को 9 बजे चलता है,
और वहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे के अराउंड पहुँचता है। मतलब बेसिकली यहाँ रांची से चलता है और रात के 10 साढ़े 10 बजे पटना पहुँचता है। पॉइंट ये है, अगर किसी का एग्जाम है मान लो 3 तारीख को, तो 2 तारीख को अगर रात में जाएगा ट्रेन से तो रुकेगा कहाँ? कहीं होटल्स वगैरह तो खुल नहीं रहे। ट्रेन भी नहीं चल रहा है। हाँ, ट्रेन भी नहीं चल रहा। तो एक दिन अगर पहले भी चला जाता है तो जिसके रिलेटिव्स होंगे उनके लिए तो ठीक है, बट जिनके रिलेटिव्स नहीं होंगे वो क्या करेंगे? और सेम डे जा नहीं सकते। मेंस का एग्जाम अगर है तो सेम डे जाना पॉसिबल नहीं है कि मेरा आज एग्जाम है और आज हम सुबह 4 बजे निकल गए। 4 बजे निकलेंगे भी कैसे? बसेस वगैरह तो चल नहीं रहे और ट्रेन चल नहीं रहे। ये एक लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है, ये लॉजिस्टिक का चीज़ है जो थोड़ा ट्रबल मेकिंग है। लेकिन जैसे मान लो कि ऑनलाइन क्लासेस है, तो क्लासेस किसी को पसंद नहीं आ रहा था ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन अभी चल रहा है ना। तो जब मतलब एक तरीके से बोल सकते हो, जब कोई काम करना होगा तो आदमी इम्प्रोवाइज करेगा। लोग अपना दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, लोग कुछ ना कुछ आइडिया जनरेट करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। अगर मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करें तो इस तरह का दिक्कत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन निकालने की बात करें तो सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल चीज़ नहीं होगा। आदमी खुद का एक कैब हायर किया, वो लोग खुद के बाइक से चले गए, तो इस तरह का सॉल्यूशन आराम से निकाला जा सकता है। ये बहुत मुश्किल चीज़ नहीं होगा। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को एक काम करना चाहिए था मेरे हिसाब से, कि स्टूडेंट स्पेशल ट्रेन चला देना चाहिए था, एग्जाम में स्पेशल ट्रेन चला देना चाहिए था, जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर जाने के लिए अलाउ करे, और रेलवे स्टेशन पे रहने का या फिर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करा देना चाहिए था। अगर इस तरह का गवर्नमेंट की तरफ से एक वो मिल जाता तो ज़्यादा बेटर होता। एक्चुअल में सारी चीज़ें वैसे ही बंद है, तो इस तरह का एक फैसिलिटी अगर मिल जाता तो ज़्यादा बेटर होता। बट मतलब सेफ्टी पर्पज से तो हम सजेशन नहीं देंगे। सेफ्टी पर्पज से तो अच्छा चीज़ नहीं है। ऑल्दो वैसे एग्जाम में दिक्कत नहीं है, एग्जाम में एक्चुअल में दिक्कत नहीं है सेफ्टी पर्पज से, क्योंकि ऐसे भी एग्जाम में हर 5-5 मीटर के दूरी पे ही लोग बैठते हैं, तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम लॉजिस्टिक का ही है सबसे ज़्यादा, कि लोग जाएंगे कैसे? जो लोग छोटे 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 जगह पे बिलोंग करते हैं वो कैसे जाएंगे, और जाएंगे भी तो रहेंगे कहाँ जा करके? ये सब तरह का दिक्कत एक है। बट एग्जाम अगर नहीं बहुत होगा, जगह बाढ़ भी आ चुका है। यार अब ये तो ये तो लॉकडाउन हो ना हो, ये तो सब जगह प्रॉब्लम रहेगा बाढ़ का, उसका तो खैर कुछ नहीं कर सकते हैं। बोले तो अगर आउट ऑफ प्रॉब्लम, टाउन सेंटर दे रहा है। हाँ दे रहा है, मतलब ऑप्शंस दे रहा है, लेकिन जैसे मेंस का एग्जाम ऑनलाइन, तो ऑनलाइन एग्जाम में क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन एग्जाम में तो आउट ऑफ टाउन ही रहेगा सेंटर सब जगह तुम्हारा। उस तरह का क्या बोलते हैं, जो आयन डिजिटल है जैसे मान लो, जहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होता है, उस तरह का सेंटर तो है नहीं। हमको ऐसा लगता है, शायद हम हो सकता है गलत भी हो, बट हमको ऐसा लगता है कि जो मेंस का एग्जाम जनवरी वाला है ये थोड़ा शिफ्ट होगा। 1 या 1.5 महीने या 2 महीने आगे शिफ्ट होगा, मतलब आइदर फरवरी में या मार्च में शिफ्ट होगा। हम प्रियांश से बोल भी रहे थे, 2 दिन पहले बात हुआ था उससे तो। और तुम्हारे बोर्ड की एग्जाम से मार्च से थोड़ा आगे शिफ्ट होकर के हो सकता है अप्रैल में या मई में हो, क्योंकि ये 4-5 महीने का जो गैप है इसको आदमी एक ही महीने में तुरंत एकदम से खत्म नहीं कर सकते। बाकी एग्जाम ही लाइन लाइन में लगे हुए हैं, तो ये सब एग्जाम्स को थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा ना, कि 4 महीने जो खराब हुआ या 5 महीने जो खराब हुआ उसको कवर करते वक्त नेक्स्ट ईयर 2 महीना कवर किया या 3 महीना कवर किया, और अगले साल फिर से 1 महीना कवर किए और वापस से वहाँ पहुँच गए। लेकिन शायद तुम लोग का एग्जाम पोस्टपोन होगा, डेफिनेट चांसेस हैं कि पोस्टपोन होंगे। मतलब जनवरी में मेंस का एग्जाम नहीं, पहले अभी का एग्जाम कंडक्ट अच्छे से करा पाए तब जनवरी का डिसाइड करेंगे। तो जनवरी का एग्जाम मेंस पोस्टपोन होगा। एनटीएससी का एग्जाम जो मई में ड्यू था वो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर दिसंबर में हो जाना चाहिए इस साल। जो एनटीएससी का एग्जाम नवंबर में होना है या केवीपीओ का एग्जाम नवंबर में होना है वो दिसंबर जनवरी में मूव करेगा मेंस के जस्ट पहले। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। मतलब ये जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छा हो गया है। जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया अभी। और जो नहीं पढ़ने वाले लोग हैं तो उनके लिए तो लाइफ में वैसे भी नहीं पढ़ना है, उनके लाइफ में तो सब मोह माया है तो उनको दिक्कत भी नहीं है। ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते इस चीज़ में, एक्चुअल में ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकते। हम थोड़े ना सरकार चला रहे हैं, बट सरकार क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा हम समझ पा रहे हैं। एक्चुअल में हमको लगता है कि अच्छा डिसीजन जो भी चल रहा था, एक अच्छा डिसीजन लिया गया है। जितना हो सकता है अच्छा डिसीजन लिया गया, बट इंडिया के वास्ट मेजोरिटी में, इंडिया के वास्ट पॉपुलेशन में मनमाना जो लोग काम करते हैं, डेमोक्रेसी का फायदा उठाते हैं, इसमें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है चीज़ों को। देखता बार बार देखकर हम तो रोज खिड़की के बगल में बैठ के क्लास ले रहे होते हैं। अभी से लेकर के ना सुबह 10 बजे से क्लास है, 12 बजे से क्लास में हम सिस्टम पे बैठ के काम कर रहे होते हैं, और हमको यहाँ से खिड़की के बाहर सब दिखता है, पूरा मार्केट यहीं पे है। हमको लगता ही नहीं कि यहाँ लॉकडाउन है। आदमी के मूवमेंट से बस
नॉर्मल बोकारो माइनस स्टूडेंट्स, और ये है मार्केट। ऐसी हालत है, कुछ लगता ही नहीं यहाँ पे कुछ नया हो रहा, कुछ खराब हो रहा, कुछ अच्छा हो रहा, बस जिंदगी जी रहे हैं लोग मजे से। तो हर जगह यही हो गया। दिल्ली में एकदम नॉर्मल हो गया सब कुछ, मेरे होम टाउन में एकदम नॉर्मल हो गया। अब लोगों को डर है कि मतलब कोरोना वायरस हो सकता है, लेकिन आदत बन गया कि ठीक है यार, मतलब लोग थक गए हैं, लोग घूमना वूमना शुरू कर दिए भाई। अब उत्पल सर आज पूछ रहे थे कि सिक्किम घूमने चलेगा क्या, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। साकिब सर घूम करके भी आए हैं, हमको लगता है वो कहाँ सिलीगुड़ी। बाहर दिखाइए ना सर, बाहर दिखाई ना सर, मतलब कैमरा घुमाइए थोड़ा। मतलब सिस्टम उठा के बाहर कैमरा दिखाइए ना। चलो क्लास एंड कर रहे हैं, मेरा क्लास है 3:30 बजे से, बहुत हो गया सर बकवास। ऐसा कर सकते हैं क्या जीरो सेशन में कि ऑनलाइन क्लास को कंपलसरी बना के मतलब कि सिलेबस बढ़ा देगा? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस कंपलसरी नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते। ना हमको पढ़ाने में मजा आता है, ना तुमको पढ़ने में मजा आता है बहुत ज्यादा। तुम लोग को हम जानते हैं, तुम लोगों से इंटरेक्शन कर पाते हैं तो चलो ठीक है, बट अदरवाइज नहीं, हमको नहीं लगता। ऑनलाइन क्लासेस मतलब पढ़ने वाले बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी हेल्पिंग हैंड है, नहीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो और मजा है। वो 3 घंटे ईयरफोन लगा करके पबजी खेल रहा है कि उधर नोट्स बना रहा है। एक तो मालूम पड़ा अभी रिसेंटली कि नोट्स नहीं बनाता है, वो स्क्रीनशॉट ले लेता है फोन में, मतलब नोट्स ही नहीं बना रहे लोग। यस सर, मतलब स्कूल का नहीं बना है मेरा भी। स्कूल का नहीं, कोचिंग सर का भी। स्क्रीनशॉट का स्क्रीन, क्या जरूरत है? पता नहीं स्क्रीनशॉट क्यों ले ले 5-6 रहा है। फोल्डर बन गया है सर स्कूल का। गजब सब नालायक है यार। चलो चलो, क्लास है मेरा, अब रख रहे हैं। सर अब स्क्रीनशॉट का भी क्या जरूरत है? नहीं, अब रिकॉर्डिंग अगर नहीं रहेगा तो स्क्रीनशॉट चाहिए ना कल को, इन केस देखो पढ़ने आप के। लोग को फाइल भेज ही दीजिएगा ना पीडीएफ वाला। तो ये हम लोग भेज दे रहे हैं ना, बाकी लोग जो नहीं भेज रहे हैं उनका उनका क्या तब होगा। बहुत जल्दी है देखना। हम लोग तो, हमको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग काफी इफिशिएंट सिस्टम के थ्रू क्लास ले रहे हैं। हम लोग क्लास काफी इफिशिएंटली चल रहा है, और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है हम लोग क्लास और ज्यादा अच्छे तरीके से कंडक्ट होता चला जा रहा है, हमको ऐसा लगता है। मतलब पता नहीं, तुम लोग का पता नहीं कैसा जजमेंट है ऑनलाइन क्लासेस की इफिशिएंसी को लेके। तुम लोग स्कूल्स का भी क्लासेस किया है तो हो सकता है कि कुछ अलग भी हो, अन अकेडमी वगैरह में भी क्लासेस करके देखा होगा। बट हमको ऐसा लगता है कि हम लोग क्लासेस एक नॉर्मल क्लासरूम के जैसा चल रहा है, विदाउट फिजिकल प्रेजेंस। एक नॉर्मल क्लासरूम के जैसा चल रहा है, फास्ट पढ़ाई चल रहा है, किसी बैच में स्लो चल रहा है, किसी बैच में ऐसा वैसा, एक नॉर्मल क्लास चल रहा है। बस ये है कि कुछ लोग जो आईपैड से क्लासेस लेते हैं उनका चेहरा नहीं दिखता, मेरा चेहरा दिखता। हम जिस दिन आईपैड से क्लास ले लिए थे ना, मेरा मन ही नहीं करा था लेने का। मतलब जब हम इस तरीके से क्लास ले रहे थे, एक दिन आईपैड से क्लास ले लिए बीच में, लगा कि हम किसको पढ़ा रहे हैं, हमको बस मजा ही नहीं, मतलब एकदम एनर्जी खत्म हो गई मेरा। हम बोले नहीं नहीं, आईपैड से हम कभी क्लास नहीं लेंगे। तो वेबकैम में आराम से थोड़ा बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, तो तुमको भी दिख रहा है कि हम कोई फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, वरना पता नहीं भूत के जैसा कोई बोले जा रहा है, भूत के जैसा कोई पढ़े जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। चलो अभी आज सर के लिए क्लास, हाँ बोलो। सर 3 बजे से क्लास है। हाँ हाँ बोल रहे हैं, मेरा भी क्लास है, हम भी मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है, चलो ओके, बाय बाय। सर आप कौन सा क्लास करते हैं? अरे मेरा 3:30 बजे से क्लास है, खाना वाना खाने देगा, नींद तो नहीं लेते हैं, खाना भी नहीं खाएंगे, जिंदगी हवा पे जिंदा रहे हम।